गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का द हिंदू हम स्टार्ट करते हैं। आज के द हिंदू में बहुत इम्पॉर्टेंट आर्टिकल आए हैं, मगर हम इम्पॉर्टेंट आर्टिकल को डिस्कस करने से पहले आपको बता देना चाहते हैं, जैसा कि हमने एफ्स्पा आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट को डिस्कस किया था पहले, उसको आज हम प्रॉपर इलेबोरेटली आपको एक एक चीज़ बताएंगे और ये वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल होने वाला है। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब के बारे में जानेंगे कि कैसे नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब वर्क करता है, कौन मेंबर होता है और कैसे शेड्यूल ट्राइब की लिस्ट बनाई जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर कोचिंग इंस्टीट्यूट के द्वारा ये नहीं डिस्कस किया जाता है, इसको हम ज़्यादा फोकस करेंगे, ठीक है। और उसके अलावा हम देखेंगे नोबेल प्राइज़ के बारे में। तो पहला आर्टिकल जो रिलेटेड है आज बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो mRNA वैक्सीन के बारे में। देखो, आपसे मेरी गुजारिश है, हमारे चैनल को प्लीज़ ज़रूर लाइक कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम पहुंच पाएँ, ठीक है। तो डिस्कस करते हैं। पहला इंपॉर्टेंट आर्टिकल क्या हुआ है, मेडिसिन में नोबेल प्राइज़ मिला है हंगेरियन बायोकेमिस्ट कैटालिन कैरिको और फिजिशियन और जो अमेरिकन फिजिशियन है ड्रू वेसीमोर। ये आपको नाम याद होना चाहिए। पीसीएस में और यूपीएससी में कभी कभी एक स्टेटमेंट इसके द्वारा डाल दिया जाता है। तो मैंने आपको बताया जो नोबेल प्राइज़ मिला है वो mRNA कोविड वैक्सीन के लिए मिला है। mRNA कोविड वैक्सीन के लिए मिला है और ये दो साइंटिस्ट हैं, हंगेरियन बायोकेमिस्ट कैटालिन कैरिको और फिजिशियन साइंटिस्ट ड्रू वेसीमोर, ठीक है। हम यहाँ पर देख लेते हैं कि कैसे ये वैक्सीन वर्क करती है। देखो क्या होता है, ये हमारी सेल होती है। देखो, हमारी बॉडी बहुत सारी सेल से मिलकर बनी होती है। इस सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलिसिस होता है, उसके अंदर डीएनए होता है, ठीक है। एक्चुअली क्या होता है, जो हमारा न्यूक्लियस है उसके बाहर साइटोप्लाज्म होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है और जो लिक्विड पोर्शन होता है उसे को हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है। ये साइटोप्लाज्म क्या होता है, इसका ही यूज होता है। अब मान लेते हैं ये कोरोना है, जिसे हम कोविड-19 कहते हैं, ये वायरस है। इसके ऊपर ये स्पाइक प्रोटीन है, ऐसे स्पाइक प्रोटीन होते हैं। ये साइंटिफिक स्ट्रक्चर है। रियल में स्ट्रक्चर कैसा होता है मुझे भी नहीं पता है, मगर साइंटिफिकली ऐसे होता है। ये स्पाइक प्रोटीन यहाँ पर ACE2 रिसेप्टर होते हैं, यहाँ पर ACE2 रिसेप्टर से जाकर टकराता और ACE2 रिसेप्टर रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हैं कि ये फॉरेन एजेंट है जो हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचा देगा। तो ये इसको सेल में एंट्री दे देता और साइटोप्लाज्म में जाकर ये मल्टीपल ज़िरोक्स बना लेता है। मल्टीपल ज़िरोक्स क्यों बोला मैंने, क्योंकि ये बहुत सारे वायरसेस का निर्माण कर देता और सेल को बुरी तरह से ध्वस्त कर देता और उससे हमारी बॉडी इम्यून नहीं हो पाती है और बहुत ज़्यादा बॉडी को नुकसान हो जाता है। तो हमारा इम्यून सिस्टम जनरेट नहीं हो पाता है, ये चीज़ आप जान लीजिए। जब इम्यून सिस्टम जनरेट नहीं हो पाता है तब हमारे साइंटिस्ट के द्वारा mRNA वैक्सीन बनाई जाती है, जिसे मैसेंजर RNA कहते हैं, राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये मैसेंजर RNA वैक्सीन देखो क्या करती है, आप यहाँ पर देखो ये क्या करेगी। मैसेंजर RNA वैक्सीन, ये मान लो वैक्सीन है और ये वैक्सीन क्या करेगी, जाकर सेल पर टकराएगी और सेल के ACE रिसेप्टर को बताएगी कि मैं एक फॉरेन एजेंट हूँ। अगर इस तरह का कोई भी फॉरेन एजेंट आपके पास आकर टकराए तो आपका इम्यून सिस्टम उस पर अटैक करना चाहिए। तो ACE रिसेप्टर सेल के साइटोप्लाज्म को और न्यूक्लियस को इंस्ट्रक्ट करेगा कि आप जो है एक इम्यून सिस्टम रिलीज कीजिए, मतलब प्रोटीन। इम्यून सिस्टम भी एक तरह का प्रोटीन ही होता है, तो प्रोटीन रिलीज करेगा और उसके द्वारा उस वैक्सीन से इम्यूनिटी जनरेट की जाएगी। इन फ्यूचर कभी भी अगर फॉरेन एजेंट कोविड-19 की तरह कोई फॉरेन एजेंट सेल से आकर टकराएगा तो वो उस पर अटैक करेगा और अटैक करने के बाद इम्यून सिस्टम उसको पूरी तरफ से ढक लेगा। देखो क्या होता है, ऐसे ढकता है। ये है मान लो स्पाइक प्रोटीन वायरस, यहाँ पर स्पाइक प्रोटीन है। अब इम्यून सिस्टम कुछ साइंटिस्ट इस तरह का दिखाते हैं, ये क्या करेगा, हर तरफ से इसे ऐसे ढक लेगा। आप देखो ऐसे,
सब तरफ जहाँ जहाँ स्पाइक प्रोटीन है, स्पाइक प्रोटीन है, वहाँ वहाँ इसको ये ढक लेगा। ये पूरी सेल को ऐसे ढकने के बाद क्या करेगा, इस पर अटैक कर देगा इम्यून सिस्टम, और अटैक करने के बाद क्या होगा, ये जो है वैक्सीन मतलब सक्सेसफुल हो जाएगी हमारा, और हम हेल्दी फील करेंगे। ये इस तरह का mRNA वैक्सीन वर्क करती है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर बताई गई है। तो यही यहाँ पर दो चीज़ें हमें याद रखना है कि mRNA वैक्सीन क्या होती है और किस किस को नोबेल प्राइज मेडिसिन में मिला है, कैटालिन कैरिको और ड्रू विस्मोर। देखो बिहार ने क्या किया है, अगला न्यूज़ जो है इकोनॉमिक कह रहा हूँ, कास्ट सेंसस को रिलीज़ कर दिया है। हमने पहले भी कास्ट सेंसस के बेसिक डिस्कस किए। मैंने आपको बताया 1931 में फर्स्ट टाइम कास्ट सेंसस हुआ, फिर 2011 में कास्ट सेंसस हुआ। 2011 का डेटा रिवील नहीं किया गया ताकि कम्युनिटी में कन्फ्लिक्ट ना हो जाए, डेमोक्रेटिकली राइट्स जो हैं लोगों के वो मतलब हम फेल ना कर दें, जो लोगों को राइट मिले हैं। तो यही चीज़ यहाँ पर बताई गई है, तो इसको हम एलिबरेटली डिस्कस करेंगे। मगर आज की इंपॉर्टेंट न्यूज़ क्या है कि सॉवरेनिटी और रिपब्लिक में क्या डिफरेंस होता है, ये आप जान लीजिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी के द्वारा प्रीलिम्स में स्टेटमेंट दिया जाता है मेंस पर्सपेक्टिव से, क्योंकि यूपीएससी का प्रीलिम्स भी मेंस ओरिएंटेड होता जा रहा है। तो आप ये मत सोचिए फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन बहुत आएगी, फैक्चुअल कम इन्फॉर्मेशन आती है, सब्जेक्टिव इन्फॉर्मेशन भी आती है। देखो सॉवरेन और स्टेट और रिपब्लिक वर्ड ये दोनों हमारे प्रियम्बल में यूज हुए, तो हमें पता होना चाहिए कि प्रियम्बल हमारा क्या कहता है और क्या कैसे यूज होता है। देखो हमारे प्रियम्बल में वर्ड हुआ सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ये वर्ड यूज हुआ है। तो सॉवरेन का क्या मतलब होता है, ये चीज आप जान लीजिए। सॉवरेन का मतलब होता है सुप्रीम अथॉरिटी ऑफ अ स्टेट टू गवर्न इटसेल्फ विदाउट इंटरफेयरिंग फ्रॉम एक्सटर्नल फोर्सेस। देखो आपको ये अभी बहुत इजी लगता होगा हाँ, कोई भी फॉरेन एजेंट हमारी गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। सॉवरेन का मतलब है कि हम अपनी गवर्नमेंट को खुद गवर्न करेंगे, किसी भी फॉरेन कंट्री के द्वारा इंटरफेयर नहीं किया जाएगा, एक्सटर्नल फोर्सेस के द्वारा इंटरफेयर नहीं किया जाएगा, और हम इंडिपेंडेंटली अपने रूल्स, रेगुलेशन, लॉ को कंट्रोल करेंगे। ये सॉवरेन का मतलब होता है। रिपब्लिक का क्या मतलब होता है, देखो पब्लिक मैटर में क्या होता है, हेड ऑफ स्टेट एंड इलेक्टेड और नॉमिनेटेड प्रेसिडेंट नॉट मोनार्क। मतलब क्या होता है, जो हेड ऑफ स्टेट होता है वो पब्लिक इलेक्ट करती है। रिपब्लिक का मतलब ही है कि हम अपनी गवर्नमेंट को खुद इलेक्ट करेंगे। देखो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इन रिपब्लिक गवर्नमेंट इज यूजुअली इलेक्टेड बाय पीपल एंड ऑपरेट अकॉर्डिंग टू लॉ। मतलब कह रहा है रिपब्लिक का मतलब है, इसमें देखो पब्लिक वर्ड याद रख लो आप, शॉर्ट ट्रिक, ये पब्लिक वर्ड याद रख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि पब्लिक के द्वारा गवर्न की जाएगी कोई भी कंट्री। देखो अब ये चीज़ देखो दोनों में डिफरेंस क्या है, ये चीज़ देख लो आप, बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉवरेन स्टेट हैज़ अल्टीमेट अथॉरिटी ओवर इट्स ओन अफेयर। मतलब सॉवरेन का मतलब है कि हम अपनी अथॉरिटी खुद हैं, हमारी कंट्री खुद ही अपने आप को चुनेगी, खुद ही वहाँ की पब्लिक गवर्नमेंट को चुनेगी और अकॉर्डिंग टू लॉ चलेगी। जबकि रिपब्लिक क्या है, पॉलिटिकल लीडर जो होंगे नॉट बेस्ड ऑन हेरिडिटरी मोनार्क पे नहीं होंगे, वो इलेक्ट किए जाएंगे पीपल के द्वारा। तो ये दो डिफरेंस आप जान लीजिए, सॉवरेन और रिपब्लिक स्टेट में डिफरेंस। देखो कोई भी स्टेट अगर सॉवरेन है तो रिपब्लिक भी हो सकता है। देखो सॉवरेन क्या होता है, अल्टीमेटली अथॉरिटी ओन अफेयर में होती है, हम सॉवरेन है भाई, हम अपनी अथॉरिटी खुद चुनेंगे। और रिपब्लिक क्या होता है, रिपब्लिक होता है कि हम पॉलिटिकल लीडरशिप जो होगी वो मोनार्क नहीं होगी। जैसे क्या होता है, यूके का एग्जांपल ले लो, यूके के प्रेसिडेंट जो होते हैं वो हेरिडिटरी हैं, उनको कोई भी चूज नहीं करता है। जबकि हमारे यहाँ के प्रेसिडेंट हेरिडिटरी नहीं होते हैं, प्रेसिडेंट को चूज किया जाता है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट थी, तो मैंने सोचा आपको इसके बारे में ज़रूर बताऊं। और ये यूपीएससी प्रीलिम्स में ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। अब अगला आर्टिकल देख लेते हैं क्या हुआ है। द हिंदू कह रहा है सेवरल हिल्स विलेज इन मणिपुर एडेड टू वैली डिस्ट्रिक्ट। पैनल ने कहा है, देखो नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब ने ऑब्जर्व किया है कि सेवरल हिल विलेजेज मणिपुर वर रॉन्गली इंक्लूडेड इन वैली डिस्ट्रिक्ट ड्यूरिंग अ सेंसस 2011 एक्सरसाइज। मतलब 2011 की एक्सरसाइज में
हिल विलेजेस को रॉन्गली वैली विलेजेस में ऐड कर दिया गया। देखो जो मान लो ये मणिपुर है, मणिपुर में कुछ हिल एरियाज़ हैं और कुछ वैली एरियाज़ हैं। इस वैली एरिया में डोमिनेंस मीतीस का है, मीतीस का डोमिनेंस है, ठीक है। और जबकि यहाँ पर कुकी का डोमिनेंस है हिल एरिया में। तो कुकी को क्या हुआ है, कंसेंसस बेस पर हिल एरिया प्रोवाइड किया गया। मीती लोग कहते हैं कि हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, हमारी पॉपुलेशन बढ़ने के साथ साथ हमें शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा भी नहीं है। दूसरी चीज़ मीती लोग कहते हैं कि हम लोग हिल एरियाज़ में नहीं जा सकते, कहीं लैंड नहीं खरीद सकते, वैली एरिया में वो कंस्ट्रेन हो गए हैं एक जगह से। मगर कुकी कहते हैं कि हम अपने कल्चर को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हम हिल एरिया में रहते हैं तो कोई कन्फ्लिक्ट ना हो, तो इसलिए लोगों को हमारे हिल एरिया में ना लाया जाए, ठीक है। अगली चीज़ क्या की गई है, रिपोर्ट ने और कहा है कि आल्सो नोटेड दैट विड्रॉ ऑफ आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट 1958 फ्रॉम हिल एरिया मणिपुर नीड टू बी रिव्यूड। मतलब जो हिल एरिया से एप्सपा को हटाया गया उसको रिव्यू करने की ज़रूरत है। तो हम बेसिक्स डिस्कस कर लेते हैं। बेसिक्स क्या है? बेसिक्स क्या है? नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब कैसे इलेक्ट होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न क्या है, और एप्सपा कैसे वर्क करता है। देखो आपको मैं ये चीज़ बता देता हूँ, बेहद इंपॉर्टेंट है। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेबलाइज किया गया आर्टिकल 338 को अमेंड करके। आर्टिकल 338 क्या कहता था कि आपके जो नेशनल शेड्यूल्ड ट्राइब, नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब है और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट है, ये साथ साथ वर्क करते थे, ठीक है। 89th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2003 से पहले। मगर 2003 के बाद इस बॉडी को अलग कर दिया गया और नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब को आर्टिकल 338 प्रोवाइड किया गया। अपना ओन कमीशन प्रोवाइड किया गया, अपने ओन रूल और रेगुलेशन। तो इससे हमें पता चलता है कि कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट कौन सा था और आर्टिकल नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट के लिए कौन सा है, 338 है, और आर्टिकल फॉर शेड्यूल ट्राइब के लिए कमीशन का क्या है, आर्टिकल 338A, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ हमने जानी। तो ये चीज़ यहाँ पर क्या बताया गया, नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल मतलब वही कि उनको सेपरेट कर दिया गया और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट बना और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब बना। अब कंपोजिशन, ये आजकल बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है यूपीएससी में। कभी कभी क्या होता है, टफ क्वेश्चन डालने के लिए हम कंपोजिशन पूछते हैं, क्योंकि इस तरह की चीज़ें हमें याद नहीं रहती हैं। तो इसमें इसके पैनल में 1 चेयरपर्सन होता है, 1 वाइस चेयरपर्सन होता है और 3 मेंबर होते हैं। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। और एटलीस्ट 1 वीमेन होती है, मतलब टोटल 5 मेंबर होते हैं और उस 5 में से 1 वीमेन होना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ यहाँ बताई गई है। और ये ऑफिस जो होल्ड करेंगे वो 3 साल के लिए ही होल्ड कर सकते हैं और ये एलिजिबल है 2 टर्म के लिए, मतलब एक बार 3 साल कर लिया, फिर एक बार 3 साल कर लिया, इससे ज़्यादा ये नहीं कर सकते। और इन्हें अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, ठीक है। अब देख लेते हैं कि शेड्यूल ट्राइब के प्रोविज़न क्या है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? ये स्टैटिक पोर्शन तो है ही है, मगर डायनामिक टाइप में है, क्या आपको याद नहीं रहेगा। अब देखो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट डिफाइन द क्राइटेरिया फॉर रिकॉग्निशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ने डिफाइन ही नहीं किया है कि क्राइटेरिया कि कैसे शेड्यूल ट्राइब को रिकॉग्नाइज किया जाएगा, कैसे लिस्ट बनाई जाएगी। इसका जो फ्रेम आया वो 1999 में आया। ये चीज़ आप याद रखना कि कैसे हम शेड्यूल ट्राइब को रिकॉग्नाइज करेंगे, यही चीज़ हम देखना है। तो 1931 में जो सेंसस हुआ था उसमें शेड्यूल ट्राइब को बैकवर्ड ट्राइब बताया गया था और रहते थे एक्सक्लूडेड और पार्शली एक्सक्लूडेड एरियाज़ में। अब आप एक्सक्लूडेड और पार्शली एक्सक्लूडेड नहीं समझ पाए होंगे। क्या होता था कॉलोनियल टाइम में, ये 1931 कॉलोनियल टाइम है, उस टाइम में क्या कर दिया जाता था, इनको बहुत ही बुरी तरह से मतलब एक्सक्लूड कर दिया जाता था। इनको मतलब रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता था सिटीजनशिप, इनके फॉरेस्ट पर अटैक किया जाता था, फॉरेस्ट से इन्हें हटा दिया जाता था। तो ये जिस एरिया में रहते थे उसे एक्सक्लूडेड और पार्शली एक्सक्लूडेड एरिया कहा जाता था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में इनके लिए कुछ प्रोविज़न किए गए बहुत प्रोटेस्ट के बाद, तो इन्हें रिप्रेजेंटेशन मिला प्रोविंशियल असेंबलीज में, ठीक है। आगे क्या बताया गया, आर्टिकल 366
क्लॉज 25 क्या कहता है, ओनली प्रोवाइड प्रोसेस ऑफ डिफाइन एसटीज, मतलब कि 66 जो है वो डिफाइन करता है कि कैसे एसटी को डिफाइन किया जाएगा, मतलब ओनली डिफाइन किया जाता है, मतलब इसमें प्रोसेस नहीं है कि कैसे किसी शेड्यूल ट्राइब को हम लिस्ट में इंक्लूड करेंगे, सेंट्रल लिस्ट में, स्टेट लिस्ट में। आर्टिकल 42 ये इंपॉर्टेंट है, सॉरी, आर्टिकल 42 कहता है आफ्टर कंसल्टेशन विद गवर्नर इन केस ऑफ स्टेट, मतलब प्रेसिडेंट जब रिकॉग्नाइज करेंगे शेड्यूल ट्राइब को तो वो गवर्नर से कंसल्ट करेंगे, ठीक है। अब ये चीज़ आप देख लो कि कैसे शेड्यूल ट्राइब को रिकॉग्नाइज किया जाता है। देखो प्रोसीजर क्या है, तो प्रोसीजर कह रहे हैं फर्स्ट फॉर इंक्लूजन इन फर्स्ट फ्रेम इन 1990, मतलब कि किसी भी शेड्यूल ट्राइब को, किसी भी कास्ट को, किसी भी कम्युनिटी को शेड्यूल ट्राइब में इंक्लूड करने के लिए फर्स्ट टाइम जो है 1999 में जो प्रोसीजर है उनका फ्रेम किया गया, ठीक है। और इसमें क्या बताया गया, प्रपोजल फॉर द इंक्लूजन मस्ट ओरिजिनेट फ्रॉम द रिप्रेजेंटेटिव रिस्पेक्टिव स्टेट और यूनियन टेरी, मतलब इस फ्रेमवर्क में बताया गया कि आप किसी भी शेड्यूल ट्राइब को लिस्ट में इंक्लूड करना चाहते हैं, 5th शेड्यूल में करना चाहते हैं या फिर एसटी का स्टेटस देना चाहते हैं, तो वो रिस्पेक्टिव स्टेट से आना चाहिए। देखो जैसे मणिपुर में मीतीस के लिए हाई कोर्ट ने इनिशियली वर्डिक्ट दी थी कि मीतीस को आप शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस दो, उसके बाद तो ही ये प्रोटेस्ट हुए, क्योंकि लोग बहुत घबरा गए थे कि अगर इन्हें शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस दे दिया जाएगा तो हमारे राइट्स डिमिनिश हो जाएंगे, हमारा एरिया डिमिनिश हो जाएगा। उसके बाद क्या हुआ, स्टेट गवर्नमेंट ने इनिशिएट किया, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास लिस्ट गई, उसके बाद ये प्रोटेस्ट चालू हुए। अब क्या होता है, जब स्टेट ओरिजिनेट कर देता है तो ये यूनियन ट्राइबल मिनिस्ट्री के पास जाता है। यूनियन ट्राइबल मिनिस्ट्री क्या करती है, इसे ट्रांसफर कर देती है ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के पास। ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया क्या करता है, इस प्रपोजल को इंक्लूजन देने के लिए, अगर उसके लगता है कि इसको इंक्लूजन देना चाहिए, ये प्रपोजल इज फॉरवर्डेड टू द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब। ये नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब के बारे में फॉरवर्ड कर दिया जाता है। अगला पॉइंट यहाँ बीच में इन्होंने दे दिया है कि ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया जो वर्क करता है वो लॉकूर कमेटी बनी थी 1965 में, उसके अकॉर्डिंग वर्क करता है कि कैसे किसी कम्युनिटी को स्टेटस एसटी का लिस्ट में इंक्लूड करना है या नहीं करना है। तो लॉकूर कमेटी ने क्या बताया, लॉकूर कमेटी ने बताया कि प्रिमिटिव ट्रेट होना चाहिए, मतलब बहुत ज़्यादा पुराना ट्रेट होना चाहिए। जो आदिवासी हैं हमारे, जो ट्राइब्स हैं, प्यारे प्यारे ट्राइब्स हैं, उनको जो है वो बहुत प्रिमिटिव होना चाहिए, ओल्ड होना चाहिए, डिस्टिंक्ट कल्चर होना चाहिए, बहुत मतलब कल्चर अलग होना चाहिए। जैसे वो लोग डांस अलग करते हैं, खाते अलग हैं, राइस का अलग तरीके से उगाते हैं, फॉरेस्ट को कंजर्व अलग तरीके से करते हैं, ज्योग्राफिकल आइसोलेशन होना चाहिए, वो आइसोलेटेड रहते हों, शाइनेस होना चाहिए, जो कम्युनिटी में साइनेस होती है, और बैकवर्डनेस हो। मतलब ये चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि लॉकूर कमेटी 1965 में आई। इसने बताया कि कौन सी कम्युनिटी को एसटी लिस्ट में इंक्लूड करना चाहिए, उसके अंदर क्या होना चाहिए। देखो ये प्रोविज़न आपको मिलेंगे जब अदर कोचिंग को आप नोट्स पढ़ेंगे, मगर आपको ये नहीं मिलेगा ये प्रोविज़न आए कहाँ से, ये लॉकूर कमेटी से आए, ठीक है। अब ये फॉरवर्ड कर दिया जाता है कैबिनेट को, और ऑब्वियस सी बात है जब कैबिनेट को फॉरवर्ड कर दिया तो फाइनल डिसीजन जो है प्रेसिडेंट लेता है, और इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। कभी कभी आप सोच लेंगे कि अमेंडमेंट की कॉन्स्टिट्यूशन में ज़रूरत नहीं है, ये पूरा मैंने जो डिस्कस किया है केवल इसकी वजह से डिस्कस किया है, क्योंकि इस चीज़ पर मुझे शक था कि मुझे ये था कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है या नहीं होता, इसीलिए मैंने इसको डिस्कस किया। तो ये चीज़ यहाँ पर बताई गई। तो आज हमने ये पूरे आर्टिकल अच्छे से डिस्कस किया, ठीक है। आगे आर्टिकल क्या है वो देख लेते हैं। आगे वही 5th शेड्यूल के बारे में बताया गया, आप जानते ही हैं 5th शेड्यूल में कौन कौन से स्टेट आते हैं। और मैंने 6th शेड्यूल के बारे में आपको बताया था कि आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये क्या कहते हैं 4 स्टेट आते हैं 6th शेड्यूल में, और इनकी स्पेशल ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होती है। सब मैंने डिस्ट्रिक्ट किया है, ठीक है, मतलब सब मैंने डिस्कस किया है। आगे बताया गया कि इनको प्रोटेक्ट करने के लिए कौन कौन से एक्ट आए हैं, जैसे प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955 में आया, अनटचेबिलिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए। शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी 1989 में आया। प्रोविज़न ऑफ
पेसा एक्ट 1996 में आया, वेरी इंपॉर्टेंट, हम लोग डिस्कस भी किए हैं इसको, ठीक है। और फॉरेस्ट राइट एक्ट, जिसे शॉर्टकट में इसे फॉरेस्ट राइट एक्ट कहते हैं, याद रखना, शॉर्टकट में फॉरेस्ट राइट एक्ट कहते हैं, 2006। इसकी डेट समेत आपको याद होना चाहिए कि प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955 में आया, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट 1989 में आया, पेसा एक्ट 1996 में आया और फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 में आया। इस तरह से अगर आप पढ़ेंगे तभी चीज़ें होंगी। आप प्लीज़ धीरे धीरे पढ़िए, मगर अच्छे से पढ़िए, ठीक है। तो ये डेट आपको याद होना बहुत ज़रूरी है। आपको लगता होगा ये सब बकवास है, ये बकवास नहीं है। कभी कभी क्रोनोलॉजी पूछता है कि क्रोनोलॉजी क्या है, बताइए इन एक्ट की। आपको क्रोनोलॉजी बताना पड़ेगी, डेट नहीं दी होगी वहाँ पर, ठीक है। अब एप्सपा के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था पहले भी कि एप्सपा फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया था क्विट इंडिया मूवमेंट में। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमारे क्विट इंडिया मूवमेंट को क्वेल करने के लिए, उसे सुप्रेस करने के लिए फर्स्ट टाइम इंक्लूड किया था और इसको फर्स्ट टाइम एज अ ऑर्डिनेंस किया गया था। यूपीएससी कभी कभी पूछता है एप्सपा को फर्स्ट टाइम एज ए ऑर्डिनेंस इंट्रोड्यूस किया गया और उसके बाद उसके लिए एक स्टैट्यूटरी प्रोविजन आया, दैट इज कॉल्ड एक्ट 1958, आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट 1958। वही आंसर सही हो जाएगा आपका। आप अगर कह देंगे नहीं ये तो स्टैट्यूटरी था, फर्स्ट टाइम एक्ट के थ्रू आसाम और मणिपुर में लगा था, वही गलत हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम इसे एज अ ऑर्डिनेंस यूज किया गया था और ये फर्स्ट टाइम नॉर्थ ईस्ट रीजन में लगा था और उस टाइम हमारे होम मिनिस्टर थे जीबी पंत, ठीक है। जीबी पंत हमारे होम मिनिस्टर थे। इनिशियली ये कहलाता था आर्म्ड फोर्सेस आसाम एंड मणिपुर स्पेशल पावर एक्ट 1958, मगर उसके बाद इसमें अरुणाचल प्रदेश को ऐड किया गया, मेघालय को ऐड किया गया, मिजोरम को ऐड किया गया, नागालैंड को ऐड किया गया। अभी मैं बताऊंगा प्रेजेंटली ये किस किस स्टेट में अवेलेबल है। अब एक्सपा क्या है, अनफेटर्ड पावर देता है आर्म्ड फोर्सेस को। अनफेवर्ड पावर क्या होती है, मतलब कि आर्म्ड फोर्सेस किसी को भी अगर वो कंट्रावेंशन करता है लॉ में और किसी को भी वो किल कर सकते हैं एट अ टाइम, उनकी कोई भी इंक्वायरी नहीं होगी गवर्नमेंट की तरफ। मगर सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट है कि इंक्वायरी तो आपको करना पड़ेगी, ये राइट टू लाइफ के खिलाफ है। जो पर्सन मरे हैं उनका राइट है कि उनको पता चलना चाहिए उनको क्यों मारा गया। तो सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट अलग है, मगर लॉ क्या कहता है, लॉ कहता है कि सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस के पास ये पावर है, अगर डिस्टर्ब एरियाज में कोई भी लॉ को कंट्रावीन करता है तो उसको अरेस्ट कर लिया जाएगा, विदाउट वारंट प्रीमिसेस में सर्च किया जाएगा। प्रीमिसेस मतलब उसके घर में सर्च किया जाएगा, ठीक है। और अब इन्होंने ये चीज़ देखो, आज़ाद भारत में इसे फर्स्ट टाइम नागालैंड में इंट्रोड्यूस किया गया था। जैसे हम जम्मू एंड कश्मीर में बहुत सुनते हैं एप्सपा यूज़ होता, मगर फर्स्ट टाइम जम्मू एंड कश्मीर में एप्सपा यूज़ नहीं हुआ था, फर्स्ट टाइम नागालैंड में यूज़ हुआ था, जो नागा अपराइजिंग हुई थी। मैंने आपको बताया नहीं, फर्स्ट टाइम आसाम और मणिपुर में हुआ था, तो ये नागा अपराइजिंग की वजह से ही तो हुआ था। इसके बाद क्या किया गया 1972 में, देखो मैंने ये इंपॉर्टेंट लिखा, 1972 में क्या हुआ, इसमें अमेंडमेंट हुआ और डिस्टर्ब एरिया की पावर स्टेट गवर्नमेंट को भी दे दी गई। पहले क्या थी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ही डिसाइड कर सकती थी कौन सा एरिया डिस्टर्ब होगा और कौन सा एरिया डिस्टर्ब नहीं होगा। डिस्टर्ब एरिया वही होता है जहां पर बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट होता है और सेंट्रल आर्म फोर्सेस को बहुत ज़्यादा पावर दे दी गई होती है, जिसे अनफेटर्ड पावर इन्होंने कहा है, ठीक है। अब प्रेजेंटली ये आसाम में है, नागालैंड में है, मणिपुर में है और अरुणाचल प्रदेश में। प्लीज़ आप अपना मैप देखिए, मैप में अगर आप देखेंगे तो आपको एहसास होगा कि ये ऊपर वाले रीजन में है। देखो अरुणाचल सबसे ऊपर, उसके नीचे नागालैंड, देन मणिपुर, देन आसाम। अगर आप गोल चक्र बनाएंगे तो ऊपर वाला रीजन बैठेगा। तो आज हमने ये इम्पॉर्टेंट आर्टिकल डिस्कस किए, बहुत ज़्यादा रिसर्च की हमने इस पर, आपको अच्छी अच्छी चीज़ें हमने बताई जो प्रीलिम्स में 110% पूछी जा सकती हैं। आप न्यूज़ पढ़िए, कम पढ़िए मगर अच्छे से पढ़िए। थैंक यू वेरी मच।